गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, नमस्कार, जय श्री कृष्णा। क्लास 11th के कल फर्स्ट वीडियो में हमने व्यवसाय शब्द के बारे में अध्ययन किया था कि व्यवसाय का क्या अर्थ है, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं और व्यापार, पैसा और रोज़गार के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत वीडियो के अंत में बताया था और ये भी कहा गया था कि इसका जो डिफरेंस है उसको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे। तो उसी सीरीज में विद्यार्थियों बताना चाहूँगा व्यापार, पैसा और रोज़गार में क्या अंतर है। देखो, ज़्यादा वैसे कोई ख़ास अंतर नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंतर को कुछ बिंदुओं से आपके सामने स्पष्ट किया गया है, जिनको मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला बिंदु आपका व्यापार है, दूसरा पैसा है, तीसरा रोज़गार है। अब जो अपना आधार है, यानी जिसके आधार पर हम अंतर कर रहे हैं, उस अंतर में जो पहला बिंदु है आपका वो है स्थापना की विधि। यानी व्यापार की स्थापना की क्या मेथड है, पैसे की विशेषता की क्या विधि है और रोजगार की स्थापना की क्या विधि है। तो देखिए विद्यार्थियों, स्थापना की विधि में जो व्यवसाय शब्द है उसमें क्या होता है, उद्यमी का निर्णय और अन्य कानूनी औपचारिकता यदि आवश्यक हो तो इनकी आवश्यकता पड़ती है। यानी कहने का मतलब यह है विद्यार्थियों कि अगर किसी व्यक्ति को कोई उद्योग धंधा खोलना हो तो सबसे पहले उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि उसे कौन सा उद्योग धंधा खोलना है। फिर उसको कुछ कानूनी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है जिससे उसको अपने उद्योग का लाइसेंस मिल जाता है। ये नहीं कि कुछ डिग्री डिप्लोमा की आवश्यकता होती है, नहीं। यानी सबसे पहला तो ज़रूरी चीज़ है उसको डिसीजन लेना कि उसको व्यापार करना है, और फिर उसके बाद कुछ कानूनी औपचारिकता है जिसकी फॉर्मेलिटी से उसको लाइसेंस प्राप्त हो जाए, ये सब काम करना पड़ता है। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरा जो बिंदु है पैसा। अगर आपको प्रोफेशन, पैसा को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोफेशन, प्रोफेशनल लाइन की जब आपको शुरुआत करनी है, कोई डिस्पेंसरी चलानी है, कोई ऑफिस चलानी है, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ आपको क्या है कि जैसे मान लीजिए आप सीए का काम कर रहे हो, आप अपनी एक सीए की ब्रांच खोल रहे हो, तो सबसे पहले आपको ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया के तहत आपको सीए की डिग्री, यानी सीए का प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। उसकी सदस्यता, उसकी मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। यानी मान लीजिए अगर आप वकील का काम कर रहे हो, किसका काम कर रहे हो, वकील का काम कर रहे हो, तो आपको बार काउंसिल में सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करोगे तभी आपको ये जो वकालत करने का लाइसेंस या सर्टिफिकेट प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब यही है, व्यापार में बहुत ही कम योग्यता की जरूरत होती है, लेकिन कुछ कानूनी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती है। लेकिन पैसे में एक संस्था को कुछ योग्यता प्रमाण पत्रों की जरूरत होती है। और रोजगार में क्या होता है, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग लेटर और सेवा समझौता एग्रीमेंट वगैरह होना चाहिए, और उसमें कोई आवश्यकता की और किसी वस्तु की या कुछ अन्य फॉर्मेलिटीज़ की ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। तो विद्यार्थियों, जो पहला डिफरेंस था स्थापना की विधि को लेकर आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा जो बिंदु है काम की प्रकृति। व्यापार में क्या होता है, जनता को जिन वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है उनकी उपलब्धता करवाना, उन तक वस्तुएं उपलब्ध करवाना, समय पर उनको वस्तुओं की सप्लाई करना आदि, और ग्राहकों की इच्छाओं का ध्यान रखना। और पैसे में क्या होती है, व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना, व्यक्तिगत विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना। यानी जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को चिकित्सकीय सेवा की ज़रूरत है तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट कहना, कुछ एजुकेशन चाहते हैं तो उनको एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करना, वकील कानूनी सहायता उपलब्ध करवाता है। इस तरह से बहुत से लोगों के अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं। तो इन प्रोफेशनल लोगों का यही काम है, इनकी काम की प्रकृति यही है कि हर एक व्यक्ति की जैसी आवश्यकता है, उसकी व्यक्तिगत विशेषज्ञ की जो आवश्यकता है उसको सेवाएं प्रदान करना। रोज़गार में क्या होता है, जैसा मालिक चाहता है, उनके नियम, उनके सेवा शर्तों में आपने क्या डील किए,
कौन से सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, क्या काम करने के लिए आपने एग्रीमेंट किया है, वो सेवा शर्तें और नियमों के अनुसार जो आप काम करते हो वही आपके काम की प्रकृति होती है। अब देखिए बिंदु नंबर 3 है योग्यता। बिजनेस करना है तो आपको किसी भी योग्यता की आवश्यकता नहीं। ये नहीं कि आपको डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। हाँ, अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप अपने बिजनेस को अच्छे ढंग से कर सकते हो, लेकिन कोई कंपलसरी मस्ट नहीं है कि आपको इसके लिए ये काबिलियत आप में होनी जरूरी ही है, बिल्कुल नहीं है। अनपढ़ लोग भी आज बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार चला रहे हैं। तो बिजनेस के लिए आपको बहुत ही कम यानी बिल्कुल न्यूनतम योग्यता की जरूरत पड़ती है। अब देखिए प्रोफेशन में बिल्कुल आवश्यकता होती है। जिस फील्ड में, जिस क्षेत्र में आप अपना प्रोफेशनल काम करना चाहते हो, उस प्रोफेशन में आपको प्रशिक्षण की और उस कार्य में निपुणता की बिल्कुल आवश्यकता होती है। अगर आपको टीचर बनना है तो उसके लिए आपको बीएड वगैरह करनी ही होगी। अगर वकील बनना है तो आपको एलएलबी का प्रशिक्षण लेना ही होगा। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस करना पड़ेगा। चार्टेड अकाउंटेंट बनना है तो सीए की आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो कुल मिलाकर यही बात है, प्रोफेशनल व्यक्तियों को कुछ प्रशिक्षण और उसमें विशेष योग्यता की बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। योग्यता होनी मस्ट कंपलसरी है। बिना योग्यता के व्यक्ति अपना प्रोफेशन नहीं कर सकता। अब देखिए रोजगार में क्या है, रोजगार के लिए कुछ निर्धारित योग्यता होती है। यानी एकदम जैसे किसी एक ऑफिस में कोई जॉब वर्क है अकाउंटेंट का, तो उसमें उन्होंने कह दिया बीकॉम डिग्री वाले इसके लिए एलिजिबल हैं, या कोई सीए इसके लिए एलिजिबल है। तो मतलब वो जो योग्यताएं निर्धारित कर देते हैं, उनमें से अगर कोई भी योग्यता आपके पास है तो आप उस रोजगार को कर सकते हैं। मतलब निर्धारित योग्यताएं जो वो तय करें, उन्हीं योग्यताओं के अकॉर्डिंग वो संस्था में रोजगार देने का काम करते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला बिंदु है आपका प्रतिफल। प्रतिफल का मतलब क्या होता है विद्यार्थी? देखो, कल मैंने आपको बताया भी था कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब है कि बदले में आप स्कूल में पढ़ते हो, बदले में क्या देते हो? फीस के बदले आपको जो शिक्षा मिल रही है वो आपका प्रतिफल है, और हम जो शिक्षा दे रहे हैं, जो हमें उसके बदले सैलरी फीस मिलती है, वो हमारा प्रतिफल है। तो जो व्यापारी होता है, जो अपना बिजनेस करता है, उस व्यापारी को अपने बिजनेस से क्या प्रतिफल प्राप्त होता है? देखिए व्यापारी क्या करता है, जब वस्तुएं और सेवाएं मार्केट में अपने ग्राहकों को बेचता है तो उनसे जो उसको पैसे मिलते हैं, उनसे जो उसकी कमाई होती है, यानी लाभ होता है, वही लाभ व्यापारी का क्या होता है? प्रतिफल होता है। व्यापारी का मुख्य प्रतिफल क्या है? लाभ अर्जित करना, लागत में लाभ जोड़कर वस्तु की बिक्री करना। अब यही देख लीजिए, प्रोफेशनल जो व्यक्ति होते हैं, जो भी अपना काम करते हैं, उसके बदले में वो क्या लेते हैं? फीस लेते हैं। टीचर पढ़ाता है वो ट्यूशन फीस हो गई, डॉक्टर पढ़ाता है वो अपनी मेडिकल फीस हो गई, वकील पढ़ाता है तो उसकी अपनी जो लीगल फीस है वो ले लेता है। तो कहने का मतलब ये है, अलग अलग प्रोफेशनल व्यक्ति जैसी सेवाएं देता है, वो अपनी फीस जो प्राप्त करते हैं उनका वही प्रतिफल है। अब बताइए रोजगार में क्या होता है विद्यार्थियों? मजदूरी, जो भी वेजेज या जो सैलरी जो मिलती है। अब मान लीजिए, अब देखो मैं उदाहरण दे देता हूँ। अगर मैं मान लो घर पे होम ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ तो मैं एज ए प्रोफेशनल हूँ, मुझे क्या मिलेगी? फीस मिलेगी। और यहीं अगर मैं आपको स्कूल में पढ़ा रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है। तो देखिए एक जगह तो मैं प्रोफेशनल व्यक्ति हूँ और वही काम मैं दूसरी जगह पे एज ए कर्मचारी के रूप में कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं रोजगार के क्षेत्र में, वहाँ मुझे क्या मिल रहा है? वेतन या मजदूरी मिल रही है। बिल्कुल 4 बिंदु समझ में आ गए होंगे विद्यार्थियों, एकदम सरल से बिंदु है। नेक्स्ट बिंदु है पूंजी निवेश। पूंजी का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों? व्यापार जब हम प्रारंभ करते हैं, व्यापार प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले जिस धन की आवश्यकता होती है, यानी व्यापार शुरू करने के लिए व्यापारी जो धन इंट्रोड्यूस करता है, वही धन क्या होता है? आपकी पूंजी होता है। व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो धनराशि धंधे में लगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? पूंजी। अब देखो बेटा,
अगर आपको बिजनेस करना है तो जो बिजनेस आपको करना है उस बिजनेस का आपको कैसा आकार बनाना है, मतलब कितना बड़ा बिजनेस खोलना है, छोटे आकार का खोलना है, मध्यम का, बड़ा। तो जितना ज़्यादा बड़ा होगा उसमें धन की उतनी ज़्यादा आवश्यकता होगी, छोटा होगा उसमें उसकी धन की कम आवश्यकता होगी। तो व्यापार की प्रकृति और उसके आकार के अनुसार पूंजी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। अब प्रोफेशनल व्यक्तियों को एकदम लिमिटेड पूंजी की आवश्यकता होती है, एज एक ऑफिस ही वर्क ही खोलना पड़ता है। अब रोजगार, अगर मान लो मुझे किसी स्कूल में पढ़ाना है तो क्या मुझे पैसे लगाने पड़ेंगे क्या उसमें? बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति जब नौकरी करता है, कोई जॉब करता है, तो उसको बिल्कुल भी पूंजी की आवश्यकता नहीं होती, पैसे नहीं दिए जाते। प्रोफेशनल व्यक्ति को काम शुरू करना है तो अपनी एक छोटी ऑफिस तैयार करनी पड़ेगी, तो कुछ लिमिटेड कैपिटल की आवश्यकता होगी, लिमिटेड फाइनेंस की आवश्यकता होगी। बिजनेस में थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है क्योंकि मशीनें, फैक्ट्री, कई इंस्टॉलेशन चार्ज लगते हैं। तो विद्यार्थियों 5 बिंदु आपके सामने हो गए। पहला बिंदु स्थापना की विधि, दूसरा कार्य की प्रकृति, तीसरा उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, चौथा प्रतिफल, पांचवा पूंजी निवेश। अब देखिए विद्यार्थियों, छठा जो बिंदु है अपना जोखिम। सबसे ज़्यादा जोखिम व्यापारी को ही होता है, यानी उसका जोखिम अनिश्चित है। उसको ये नहीं पता है कि कितनी कमाई होगी या नहीं होगी, कोई फिक्स नहीं है, माल बिके नहीं बिके कोई ज़रूरी नहीं है, यानी उसका जोखिम अनिश्चित है और लाभ भी अनिश्चित है। ये नहीं बता सकता कि मैं इतना लाभ तो कमाऊंगा भी। अब प्रोफेशनल व्यक्तियों को बहुत ही कम, बिल्कुल नगण्य जोखिम होता है क्योंकि उनकी फीस निश्चित होती है। जैसे ही उन्होंने काम किया उनको फीस प्राप्त हो गई, उनको ये भी पता होता है कि मुझे अगर एक मरीज का चेकअप करना 200 रुपये तो मिलने हैं। अब मुझे पता है, मान लो 1 साल मेरे को विद्यार्थी को पढ़ाने 45 रुपये फीस मिली। हाँ, कुछ जोखिम ऐसे हैं कि कुछ व्यक्ति पैसे नहीं देते हैं या कुछ डूबत हो जाती है, नगद का काम जब नहीं होता तो थोड़ी बहुत जोखिम है। बाकी फीस हमेशा नियमित होती है और जोखिम फिक्स होती है, ज़्यादा अनिश्चित जोखिम नहीं होती। अब रोजगार में कोई जोखिम नहीं। जो व्यक्ति नौकरी करते हैं उनको क्या टेंशन, भाई काम चले नहीं चले, उनके महीने की तनख्वाह तो पक्की, उनको जितनी तनख्वाह मिलनी है नियमित रूप से हर 1 तारीख को, या जो भी वो मालिक उस डेट को जब देता है उसको उस तारीख को अपने पैसे मिल जाता है। नियमित होती है, फिक्स होती है। कर्मचारियों को कोई टेंशन नहीं, कोई जोखिम नहीं। उनके मालिक के चाहे घाटा हो चाहे फायदा हो, कर्मचारी को तो अपनी तनख्वाह, अपना वेतन समय से मिलेगा ही। अब है हित हस्तांतरण, यानी हित हस्तांतरण का मतलब है अपना काम ट्रांसफर करना। अगर एक व्यापारी व्यापार करता है और वो कुछ समय बाद अपना व्यापार बेचता है तो उसको कुछ फॉर्मेलिटी करके, कागज साइन वगैरह करके वो अपने व्यापार का क्या कर सकता है, हस्तांतरण कर सकता है, अपना बिजनेस सेल आउट कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। बस थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई करनी पड़ती। लेकिन क्या मैं अपना ज्ञान, क्या मैं अपनी डिग्री आपको भेज सकता हूँ? क्या मैंने मान लीजिए LLB की, मैं क्या कह सकता हूँ कि LLB डिग्री आप ले लो, आप वकील बन जाओ? बिल्कुल नहीं, इसमें हित हस्तांतरण संभव नहीं है। प्रोफेशनल व्यक्ति, एक चार्टेड अकाउंटेंट व्यक्ति, एक डॉक्टर व्यक्ति केवल सेवा दे सकता है, अपना ज्ञान हस्तांतरण नहीं कर सकता, अपनी डिग्री, अपनी योग्यता को बेच नहीं सकता। अब रोजगार में भी यही चीज़ है, अपना हित हस्तांतरण नहीं होता। जिस व्यक्ति को नौकरी मिली है, जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूँ विद्यार्थियों, अगर किसी व्यक्ति को कोई गवर्नमेंट जॉब लगी है और वो चाहता है कि ये नौकरी मुझे नहीं मिलकर मेरे भाई को मिल जाए, मेरे दोस्त को मिल जाए, तो बिल्कुल संभव नहीं है। नौकरी हस्तांतरण नहीं की जा सकती। जिस व्यक्ति को नियुक्त किया गया है उसी व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, उसके स्थान पर अन्य व्यक्ति को वो नौकरी ट्रांसफ़र नहीं की जा सकती। लेकिन हम बिजनेस अपना ट्रांसफ़र कर सकते हैं रुपए के बदले, बिल्कुल। तो ये 7वां बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्यार्थियों। अब देखिए नेक्स्ट है जोखिम हस्तांतरण, उसके बाद हित हस्तांतरण, लास्ट आचार संहिता। आचार संहिता का मतलब क्या है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है विद्यार्थियों कि जब आपको कोई बिजनेस संचालित करना है तो कुछ सरकार के रूल्स रेगुलेशन होते हैं। क्या होते हैं? सरकार के कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होते हैं। इन नियमों का आपको क्या करना पड़ता है? फॉलो करना पड़ता है। अगर आप वो नियम नहीं फॉलो करते हो तो सरकार आप पर क्या करती है? कार्यवाही
करती है। तो बिजनेस में कुछ आचार संहिताएं पाई जाती है। अब आचार संहिता यही होती है कि भाई ग्राहक के साथ धोखा नहीं होनी चाहिए, वस्तुओं में मिलावट नहीं होनी चाहिए, वस्तुओं की उचित समय पर जांच होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सारी आचार संहिताएं बिजनेसमैन को फॉलो करनी पड़ती है। तो विद्यार्थियों समझ में आ गया होगा। अब प्रोफेशनल व्यक्तियों को भी कुछ आचार संहिता का पालन करना होता है। जैसे मान लीजिए एक डॉक्टर है, डॉक्टर को ये आचार संहिता होती है, ये शपथ लेनी होती है कि मैं अपने मरीजों के साथ बिल्कुल विश्वसनीयता के साथ उनका इलाज अपनी योग्यता के अनुरूप करूँगा। मैं उनके साथ किसी भी छल कपट या कोई भी प्रकार की जो नुकसान कारित करने की जो एक्टिविटी है उसमें कोई भी कार्यविधि को अंजाम नहीं दूंगा। इस तरह से उनको शपथ लेनी पड़ती है कि मैं अपने कार्य के प्रति, अपने काम के प्रति वफादार रहूँगा, अपनी योग्यता का बिल्कुल भी नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। तो ये होती है उनकी कोड ऑफ कंडक्ट, पेशेवर आचार संहिता। इसमें यह भी आ जाता है कि अगर आपको कुछ प्रोफेशनल काम करना है तो उसके लिए आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन, कुछ आचार संहिताएं फॉलो करनी पड़ती है, कुछ डिग्री वगैरह की आपको आवश्यकता होती है। वो डिग्री भी अपने आप में एक आचार संहिता का ही भाग है। अब देखिए रोजगार में क्या होता है, जैसे मान लीजिए स्कूल में हम नौकरी कर रहे हैं तो स्कूल के जो प्रिंसिपल ने जो रूल्स बना दिए, जो नियम बना दिए कि आपको इतने समय आना होगा, इतने टाइम तक आपको सेवाएं देनी होगी, ये रूल फॉलो करने पड़ेंगे, इस तारीख को आपको टेस्ट लेना पड़ेगा, इस तरह से आपको कॉपी चेक करनी पड़ेगी, इस तरह से आपको पढ़ाना होगा, इतना टारगेट आपको पूरा करना होगा, इतना समय में इतना कोर्स करवाना होगा। तो ये सब क्या है विद्यार्थियों, ये सब एक व्यवहार के लिए जो नियोक्ता कौन होता है? नियोक्ता होता है जो मालिक होता है ना, जो नौकरी देता है, जो नौकरी देता है, जिसे अब आप अंग्रेजी में एम्प्लॉयर कहते हैं। वो मालिक, वो एम्प्लॉयर ही नियोक्ता कहलाता है। तो नियोक्ता ने जो रूल दिए हैं, जो नियम बनाए हैं, उन नियमों का हमें पालन करना पड़ता है रोजगार में। तो लास्ट बिंदु, व्यापार में वैसे ज़्यादा कोई आचार संहिता ही नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत सरकारी योजनाएं होती हैं, उनको पालन करना जरूरी, लेकिन वैसे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। प्रोफेशनल व्यक्तियों को अपनी आचार संहिताएं पालन करनी पड़ती है और नियोक्ता के द्वारा जो रूल बने गए उनका फॉलो करना पड़ता है। किसमें? रोजगार में। तो विद्यार्थियों एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन बता देता हूँ आप लोगों को कि व्यापार, पेशे और रोजगार में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस, स्थापना की विधि। व्यापार की स्थापना के लिए कुछ कानूनी औपचारिकताओं की आवश्यकता होती है। पैसे के लिए कुछ प्रमाण पत्र, योग्यता होनी चाहिए, डिग्री, डिप्लोमा, उसमें आपको नियुक्ति पत्र और ज्वाइनिंग लेटर होना चाहिए। काम की प्रकृति, वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना, सेवाएं उपलब्ध कराना जो इस व्यक्ति की जैसी आवश्यकता है। जो नियोक्ता ने काम सौंपा उस काम के अकॉर्डिंग सेवा प्रदान करना। फिर है योग्यता। व्यापार में कोई आवश्यकता नहीं है योग्यता की। इसमें जिस क्षेत्र में आपको काम करना है उसकी डिग्री, डिप्लोमा, उसमें प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग, प्रमाण पत्र, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब रोजगार में जैसा नियोक्ता चाहता है उसके अकॉर्डिंग योग्यता, कुछ निश्चित योग्यता का होना जरूरी है जो वो क्लेरिफाई करे। प्रतिफल, लाभ, प्रतिफल होता है व्यापारी का, प्रोफेशनल का फीस होती है और रोजगार में मजदूरी या वेतन ही उसका प्रतिफल होता है। अब पूंजी निवेश में क्या होता है, व्यापार में अगर आपको बिजनेस बड़ा लेना है, उसका आकार बढ़ाना है तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है। प्रोफेशनल व्यक्ति को बिल्कुल सीमित पूंजी की आवश्यकता होती है। रोजगार में कोई पैसे नहीं देने पड़ते, नौकरी में पैसे नहीं देने पड़ते। हाँ, एग्जाम वगैरह तो क्लियर करने ही पड़ते हैं कंपटीशन एग्जाम में। जोखिम, व्यापारी को बहुत ज़्यादा जोखिम होता है, लाभ उसका निश्चित नहीं होता, कभी भी घाटा, नुकसान कुछ भी हो सकता है। प्रोफेशनल व्यक्ति का जो जोखिम है वो बिल्कुल निश्चित होता है कि भाई इतनी फीस ही नहीं आएगी ना, उसको पता होता है कि ये इतनी फीस डूब सकती है। तो निश्चित और बहुत ही कुछ कम जोखिम होती है। रोजगार में कोई जोखिम होता ही नहीं है। कर्मचारी काम करता तो उसको क्या मतलब है, मालिक कमाए नहीं कमाए, उसकी तो सैलरी पक्की। हित हस्तांतरण, व्यापार आप बेच सकते हो कुछ फॉर्मेलिटीज़ करके। प्रोफेशनल व्यक्ति अपना ज्ञान, अपनी योग्यता का ट्रांसफर नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता। रोजगार भी जिसको नौकरी मिली है उसी व्यक्ति को नौकरी करनी पड़ेगी। सरकारी में मान लो मेरा चयन हुआ है तो मैं अपने भाई को, अपने दोस्त को उस नौकरी के लिए नहीं भेज सकता। अगला बिंदु, आचार संहिता। बिजनेस में ज़्यादा कोई आचार संहिताएं नहीं है, कुछ सरकारी नियमों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रोफेशनल व्यक्तियों को कई आचार संहिताएं पालन करनी पड़ती है, उनको कई शपथ दिलाई जाती है, उनको कई मेंबरशिप लेनी पड़ती है। और
रोजगार में जो मालिक नियोक्ता ने जो रूल बना दिए, जो योग्यताएं अर्हताएं निर्धारित कर दी हैं, उन्हीं का पालन उसको करना आवश्यक है। तो विद्यार्थियों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा व्यापार, पैसा और रोजगार में क्या डिफरेंस है। कल हम डिस्कस करेंगे व्यापार के कौन कौन से फॉर्मेट होते हैं, व्यापार के कितने प्रकार होते हैं, व्यवसाय के कितने प्रकार होते हैं। व्यवसाय के 3 प्रकारों के बारे में हम कल चर्चा करेंगे, जिसमें व्यापार, उद्योग और वाणिज्य प्रमुख हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विकास आप लोगों से अलविदा लेता हूं विद्यार्थियों। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।